Yeah. Okay. So hello everyone. Welcome in Agri Coaching Classes. I'm सिद्धार्थ सोनी. स्वागत है आप सभी का एग्री क्लासेस के ASRB नेट एग्जामिनेशन के सेक्शन में, जिसमें एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओपन चैनल हाइड्रोलिक्स. ठीक है, आप लोग के सिलेबस में एक अलग से इसका वेटेज दिया हुआ है एंड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ओके, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. व्हेन आई वाज रीडिंग द बुक, जो आप लोगों के लिए मैं सजेस्ट भी किया है आप लोगों को कि उस बुक से आप लोगों को हेल्प लेना है. जब मैंने उस बुक को देखा तो देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम द बुक, इस वाले पोर्शन से, और इम्पोर्टेंस रखता है ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए. तो आज के लेक्चर में हम लोग उसी को डीप में करने वाले हैं. ठीक है, थोड़ा सा एक सेकेंड माइक सेट कर लेते हैं. या ओके, तो उसी से रिलेटेड चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे और उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो ओपन चैनल हाइड्रोलिक्स की बात करें तो इसमें ओपन चैनल के साथ हाइड्रोलिक्स हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट द व्हाट इज द हाइड्रोलिक्स ऑफ ओपन चैनल. ठीक है, कि एक्चुअली होता क्या है, हाइड्रोलिक्स क्या होती है, ओपन चैनल क्या होता है. सबसे पहले हम लोग बेसिक को समझेंगे. बिकॉज ऑफ दैट इन एग्री क्लासेस वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द बेसिक्स. जो भी चीजें हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग क्या इससे स्टार्ट करते हैं बेटा, बेसिक से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर अब चीजों को समझते हैं. तो देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन की बात की गई है कि ओपन चैनल फ्लो के बारे में बताया गया है. द डेफिनेशन सेड दैट ओपन चैनल फ्लो रिफर्स टू द फ्लो ऑफ अ फ्लूइड. मतलब कि फ्लूइड के फ्लो को दर्शाता है. ठीक है, फ्लूइड के फ्लो को दर्शाता है विथ अ फ्री सरफेस एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर. है ना, किसके साथ में, फ्री सरफेस के साथ में, और एक्सपोज करता है किसको, एटमॉस्फेयर को. मतलब कि ओपन चैनल फ्लो में तरल जो पदार्थ रहते हैं, फ्लूइड मतलब क्या होता है, तरल पदार्थ रहता है, मतलब कोई एक लिक्विड है, उसमें किसी तरह से संपर्क में रहता है. मतलब एक सरफेस से क्या होता है, संपर्क में रहता है, और क्या रहता है, खुली हुई, मतलब ओपनली क्या होता है, ये बहता है एटमॉस्फेयर में, जो है ये ओपनली क्या होता है, फ्लो करता है ना. तो जैसे कि इसमें बताया गया कि टॉकर्स, रिवर्स, कैनाल्स, ड्रेनेज सिस्टम्स, ये सारी जितने भी चीजें होती है, ये क्या होती है, ओपन चैनल में होती है. किस में होती है बेटा, ओपन चैनल में. आप लोगों ने देखा होगा ना ये चीजें, कि रिवर देखा होगा तो रिवर जो है ओपन रहता है पूरा एरिया उसका. जैसे जिस जगह पर वाटर बहता है उसके पूरा ऊपर ही वो सराउंडिंग पूरा क्या रहता है, ओपन रहता है ना. तो दिस टाइप ऑफ द थिंग्स कम्स इन अ ओपन चैनल फ्लो. कैनाल्स क्या रहते हैं, कैनाल्स को कभी बंद करके रखा गया है क्या, नहीं. कैनाल्स क्या रहते हैं, ओपनली रहते हैं, जिसमें बहती चीज है. ड्रेनेज सिस्टम मतलब कि अगर हम लोग ड्रेनेज फ्लो नहीं कर रहे हैं कहीं से, तो वहां पर भी ये चीजें देखी गई है. ठीक है, अनलाइक पाइप फ्लो, मतलब पाइप फ्लो होता है जो अनलाइकली हम लोग चलाते हैं, है ना. तो ये सारी चीजें होती है. जैसे हाँ, अनलाइक पाइप का मतलब कि पाइप फ्लो के जैसे नहीं. पाइप फ्लो में क्या होता है, आपका पाइप चारों तरफ से क्या होता है, बंद होता है और उसके अंदर से वाटर फ्लो करता है. लेकिन इसमें क्या हो रहा है, रिवर, कैनाल, ड्रेनेज सिस्टम में डायरेक्टली आपका वाटर सप्लाई हो रहा है. ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई थी. ओपन चैनल फ्लो इज ड्रिवन प्रिमेलरली बाय ग्रेविटी. जो ओपन चैनल फ्लो होता है, जिसमें जो भी फ्लूइड होता है, वो बहता है किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से. तो द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस, कि जो ओपन चैनल फ्लो होता है, इसमें जो भी ड्रिवन करता है, मतलब जो भी पानी आपका बहता है, वो ग्रेविटी की वजह से बहता है. नॉट प्रेशर डिफरेंस, ना कि प्रेशर डिफरेंस की वजह से. किसकी वजह से, ना कि प्रेशर डिफरेंस की वजह से. तो ये चीजें यहाँ पर बताई जाती है. ये चीजें यहाँ पर क्या होती है, बताई जाती है. प्रेशर डिफरेंस, किसी भी प्रकार का प्रेशर डिफरेंस इसमें वर्क नहीं करता, है ना. किसी भी प्रकार का जो भी प्रेशर डिफरेंस है वर्क नहीं करता. जो भी होता है ग्रेविटी की वजह से होता है. जो भी चीजें होती है किसकी वजह से होती है, ग्रेविटी की वजह से होती है. बस ये चीजों को यहाँ पर बताया गया. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ द की पॉइंट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ओपन चैनल फ्लो. भाई ओपन चैनल फ्लो है तो उसमें कुछ ना कुछ टाइप्स होंगे, है ना. टाइप्स होंगे या चीजें होगी, उन सभी के बारे में हम लोग देखते हैं. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फ्लो मतलब कि जो फ्लो होते हैं उनके प्रकार, है ना, उनके टाइप्स कौन कौन से. तो फर्स्ट यहाँ पर बताया गया कि फर्स्ट इज अ यूनिफॉर्म फ्लो. यूनिफॉर्म फ्लो, देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, यूनिफॉर्मली चीजें होती है. अब ये चीजें आप लोगों ने डिस्कस भी किया होगा, है ना, ये चीजें आप लोगों ने पढ़ा भी. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द यूनिफॉर्म फ्लो, कि यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है. If we talk about the uniform flow, the depth and velocity remain constant throughout the channel. मतलब कि एक ऐसा फ्लो जिसमें डिप्थ मतलब होता है आपकी गहराई, वेलोसिटी मतलब होता है वेग,
कि मतलब जहां तक ये फ्लो हो रहा है, मतलब एक पॉइंट से क्या होता है, मान लीजिए एक पॉइंट से आपको क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, किसी भी एक पॉइंट से आपका फ्लो हो रहा है, और जहां तक ये जा रहा है, मान लीजिए पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक आपका क्या होने वाला है, फ्लो होने वाला है। यहां से यहां तक जाते तक, यहां से यहां तक ये जब तक जाएगा नहीं, तो यहां पर जिसकी जो डेप्थ है एंड डिप्थ है, और सेकंड चीज क्या, इसका जो फ्लो है ना, डिप्थ एंड फ्लो विल बी द सेम, रिमेन कांस्टेंट, है ना, कि मतलब डिप्थ और वेलोसिटी इसमें क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो दिस टाइप ऑफ फ्लो इज कॉल्ड यूनिफॉर्म फ्लो, है ना, दिस टाइप ऑफ फ्लो इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। नाम से ही समझ में आ रहा। द सेकंड टाइप ऑफ फ्लो इज अ नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। व्हाट? नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। देखिए नॉन लग गया तो चीजें फिर पलट जाती है, चीजें क्या हो जाती है, पलट जाती है। यूनिफॉर्म की जो डेफिनेशन है उससे हटके हो जाएगी चीजें। तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की बात करें तो डिप्थ एंड वेलोसिटी चेंज अलोंग द चैनल, मतलब कि डिप्थ और वेलोसिटी इस वाली कंडीशन में चेंज होती है। ग्रेजुअली वेरिड फ्लो और इसमें रैपिडली वेरिड फ्लो आर द टाइप्स ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, मतलब कि ऐसे कंडीशन या ऐसी फ्लो जिसमें आपका डिप्थ भी चेंज होगा एंड वेलोसिटी भी चेंज होगी, तो इस टाइप का जो फ्लो होगा दैट कम्स इन अ नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, वो क्या आएगा, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में आएगा। ओके, इसमें जो फर्स्ट टाइप है दैट इज अ ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। व्हाट? ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, है ना। अब यहां पर जो एक फर्स्ट टाइप से याद रखना है, पहला होता है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, दूसरा होता है रैपिड फ्लो। किसके टाइप है सर? नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के टाइप है। हाँ, दिस लेक्चर विल बी ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द गेट एग्जामिनेशन, असिस्टेंट इंजीनियरिंग के जो एग्जाम वाले बच्चे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मैंने एसआरबी नेट डाल दिया है तो भाई कंटेंट सभी के लिए सेम रहता है। ठीक है, कंटेंट सभी के लिए सेम रहता है। हाँ, इसमें अभी जो न्यूमेरिकल चीजें आएगी उसमें भी आप लोगों को इसमें फिर हिस्सा लेना है। ठीक है, तो ये चीजें अभी हम लोग करते हैं। तो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो क्या होता है? चेंज इन फ्लो डिप्थ ऑक्योर ग्रेजुअली, मतलब कि एक ऐसा फ्लो जिसमें डिप्थ क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। ऑक्योर्स मतलब कि डिप्थ को लिया जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि जो डिप्थ है आपकी या तो बढ़ रही है या तो कम हो रही है। तो दिस टाइप ऑफ फ्लो इज कॉल्ड ग्रेजुअली फ्लो। व्हाट? ग्रेजुअली फ्लो, मतलब कि डिप्थ में वेरिएशन आ रहा है कि पहले डिप्थ कुछ ज्यादा थी, फिर डिप्थ क्या होने लगी, कम होने लगी। तो इस टाइप का जो फ्लो हो गया दैट इज ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। द सेकेंड टाइप ऑफ फ्लो इज कॉल्ड रैपिडली वेरिड फ्लो। ठीक है, रैपिडली द फ्लो डिप्थ चेंज एब्रुप्टली इन हाइड्रोलिक जम्प्स, मतलब कि गहराई में अचानक बदलाव हो जाना। इसमें क्या हो रहा है? समय के साथ में हो रहा है ना। फ्लो ऑक्योर ग्रेजुअली, मतलब कि धीरे धीरे इसमें क्या हो रहा है, गहराई के साथ में चेंज हो रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि अचानक से क्या हो जाना, अचानक से क्या हो जाना, गहराई में चेंज आ जाना। जैसे आपने झरना देखा है, एक सेम डिप्थ में आगे जाते रहता है वाटर, और अचानक से देखना कि वो आगे का जो हिस्सा होता है, आगे का जो हिस्सा होता है वहां पर आपकी गहराई बहुत ज्यादा नीचे हो जाती है। तो पानी जो इस तरीके से फ्लो हो रहा है और डायरेक्टली नीचे गिर रहा है, डायरेक्टली नीचे गिर रहा है, तो दैट द फॉर्म ऑफ झरना। वो क्या होता है, झरने के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। दैट द फ्लो कम्स इन द नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो वही वाला जो फ्लो है वो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में के अंडर में आता है ना, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के अंदर में आता है। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर। ओके, तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो वहां से समझ सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लेमिनार वर्सेस टर्बुलेंट फ्लो, द टू टाइप्स ऑफ फ्लो आल्सो, और जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, न्यू टाइप्स में पूछे सकते हैं। ठीक है, पहला है आपका लेमिनार फ्लो, दूसरा है आपका टर्बुलेंट फ्लो। इफ यू टॉक अबाउट द लेमिनार फ्लो, तो लेमिनार फ्लो क्या होता है? फ्लूइड पार्टिकल्स मूव इन अ पैरेलल लेयर्स। जो आपके फ्लूइड पार्टिकल्स होते हैं ये क्या होते हैं, मूव करते हैं किसमें, पैरेलल लेयर में। तो दिस टाइप ऑफ फ्लो इज कॉल्ड लेमिनार। फ्लूइड पार्टिकल्स मतलब कि कण, पानी के अंदर क्या होंगे, कुछ अमाउंट ऑफ कण होंगे, वो क्या हो रहे हैं, एक समान रेखा में चल रहे हैं। पैरेलली लेयर्स में मतलब कि एक समान रेखा में क्या हो रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो दिस टाइप ऑफ फ्लो इज कॉल्ड लेमिनार फ्लो। द सेकंड टाइप इज अ टर्बुलेंट फ्लो। व्हाट? टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो की बात करें तो इसमें देखिए क्या बोला गया है कि जो फ्लूइड पार्टिकल्स, क्या बोला गया, फ्लूइड पार्टिकल्स फ्लो chaotic एंड इरेगुलर पाथ। ओके, chaotic एंड इरेगुलर पाथ में चल रहे हैं। तो दिस टाइप ऑफ फ्लो इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। जो इस तरीके का जो फ्लो होता है तो हम लोग टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। मतलब बोला गया है कि जो फ्लूइड पार्टिकल मतलब पानी के जो कण होते हैं वो अव्यवस्थित गति में चल रहे हैं। कैचोटिक और इरेगुलर पाथ मतलब कि अव्यवस्थित गति से क्या होना, आगे की ओर बढ़ना। तो दिस टाइप ऑफ फ्लो इज कॉल्ड लेमिनार, टर्बुलेंट फ्लो। सॉरी, अगर एक समान चीजों में चल रहे हैं, है ना। जस्ट सेकंड यार, क्या ये माइक थोड़ा सा
क्लिप फंसा नहीं है तो ये गिर जा रहा है, कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ समझ में आया आप लोगों को, चीजें समझी में आई होगी। तो ये चीजें थी, टर्बुलेंट और लेमिनार में अंतर समझ में आ गया कि अगर मान लीजिए पैरेलल लेयर्स में चल रहे हैं, एक समान गति में चल रहे हैं, एक समान कण में चल रहे हैं, एक समान रेखा में चल रहे हैं, तो दैट इज द फ्लो इज कॉल्ड लेमिनार। टर्बुलेंट फ्लो की बात करें तो फ्लो पार्टिकल्स फ्लो अव्यवस्थित ढंग से अगर चल रहे हैं, तो ये चीजें आपको यहां से याद रखनी। नेक्स्ट, okay, now we'll discuss about the some energy principle which important in a flow। ओके, एनर्जी प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए कुछ चीजें बताई गई है, यहां पर चीजें बताई गई, द टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट इन अ फ्लो इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अगर हम लोग टोटल एनर्जी की बात करें किसी एक पॉइंट पे जहां पर क्या हो रहा है, आपका वाटर फ्लो कर रहा है, आपका क्या कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है, तो उस जगह पर जो टोटल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि उस वाटर की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, प्रेशर कितना एनर्जी लगा रहा है, एंड उसमें जो काइनेटिक एनर्जी क्या लग रही है, उन सभी का क्या होता है, ये सम होता है। क्या होता है, सम होता है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, E इज इक्वल टू जेड प्लस पी अपॉन गामा प्लस पी स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है, वी स्क्वायर अपॉन 2g। तो अगर आपने पाइप के बारे में पढ़ा होगा तो पाइप में यहाँ पर चीज ये दे रही थी कि z इज इक्वल टू एलिवेशन हेड, हाइट अबव अ रेफरेंस पॉइंट, मतलब कि एक पोटेंशियल हेड को दर्शाता है। जो z है आपका, दिस इज द हाइट ऑफ रेफरेंस पॉइंट, जो रेफरेंस पॉइंट होता है उसके हाइट को दर्शाता है। एंड द p अपॉन गामा इज शोइंग द प्रेशर हेड, जितना आपका प्रेशर, जितने ऊंचाई तक आपका प्रेशर लग रहा है वो बता रहा है। और द नेक्स्ट इज v स्क्वायर अपॉन 2g, दिस इज द वेलोसिटी हेड, कि कितनी वेलोसिटी से हो रहा है ना, ग्रेविटी की वजह से, कितने अमाउंट ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो है इसमें चीजें बन रही है, वो चीजों को दर्शाता है। तो द इक्वेशन ऑफ द थिंग दैट इज E इज इक्वल टू z प्लस p गामा प्लस v स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये कभी पूछता है कि एनर्जी, टोटल एनर्जी बताइए, टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, और उसका इक्वेशन बताइए। तो दिस इक्वेशन इज द इंपॉर्टेंट फॉर यूर एग्जामिनेशन। ओके, ये आपका इक्वेशन होता है जो कि टोटल एनर्जी को बताता है। किसी भी फ्लो में एक पॉइंट पे आपकी टोटल एनर्जी अगर कैलकुलेट करने बोला, दिस इज द पॉइंट। इसमें z क्या हो रहा है, एलिवेशन हेड है, p अपॉन गामा प्रेशर हेड है, v स्क्वायर अपॉन 2g वेलोसिटी हेड है, ठीक है। तो ये चीजें शो करता है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द स्पेसिफिक एनर्जी E, अगर हम लोग स्पेसिफिक एनर्जी की बात करें, अभी हमने टोटल एनर्जी की बात किया, नाउ विल टॉक अबाउट द स्पेसिफिक एनर्जी। व्हाट, स्पेसिफिक एनर्जी। तो स्पेसिफिक एनर्जी जो होती है, ये क्या होती है, द एनर्जी पर यूनिट ऑफ फ्लूइड एट अ गिवन सेक्शन। क्या होती है कि किसी बिंदु पर क्या होना, प्रति यूनिट वजन की ऊर्जा, मतलब कि पर यूनिट कितना उसमें वेट हो रहा है, पर यूनिट वेट जो बताते हैं ना, यूनिट वेट बोला ना, पर यूनिट वेट कितना उसमें हो रहा है, वजन कितना हो रहा है, उसको शो करता है। तो इसका जो इक्वेशन बनता है, दैट इज E इज इक्वल्स टू y प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g, y प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g, है ना, जो स्पेसिफिक वेट की अगर बात करें। और यहाँ पर जो y शो कर रहा है, मतलब कि जो y शो कर रहा है, y इज अ फ्लो डिप्थ एंड वेलोसिटी। ओके, फ्लो डिप्थ एंड वेलोसिटी को ये शो कर, तो ये स्पेसिफिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। किसका, स्पेसिफिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो थर्ड पॉइंट इज अ क्रिटिकल फ्लो। देखिए ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, टोटल एनर्जी क्या होती है, स्पेसिफिक एनर्जी क्या होती है, क्रिटिकल फ्लो क्या होता है। इसके इक्वेशंस कभी कभी पूछे जाते हैं, बट आपको इसके डेफिनेशन के बारे में पता होना कि स्पेसिफिक एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ अ फ्लूइड, मतलब कि पर यूनिट वेट में कितना फ्लूइड में, कितने फ्लूइड में लग रहा है, तो उसका अगर हमको एनर्जी निकालना है तो हम लोग E इज इक्वल टू वाई प्लस वी स्क्वायर प्लस अपॉन 2g कर सकते हैं। बड़े बड़े डेरिवेशंस बनते हैं, लेकिन आपके कोई काम के नहीं है, आपको तो डायरेक्टली आंसर में टिक करना है, तो वो चीजों को बोलो। थर्ड इज अ क्रिटिकल फ्लो। ओके, क्रिटिकल फ्लो की बात करें तो द फ्लो अकर्स व्हेन द स्पेसिफिक एनर्जी इज एट मिनिमम, मतलब कि जब आपकी स्पेसिफिक एनर्जी बहुत ज्यादा कम है, मतलब कि ये जो इक्वेशन दिया है इसमें आपकी स्पेसिफिक एनर्जी के बारे में बताएगा। तो अगर मान लीजिए ये क्या है, आपकी कम है, बहुत ज्यादा कम है, ये जो एनर्जी है बहुत ज्यादा कम है, उस कंडीशन में जो हम लोग फ्लो को यूज करते हैं, दैट इज अ क्रिटिकल फ्लो। वो जो फ्लो होता है दैट इज अ क्रिटिकल फ्लो होता है। और इस क्रिटिकल फ्लो को हम लोग जब
डिटरमाइन करते हैं इसको, अगर हमको डिटरमाइन करना होता है कि कितने अमाउंट ऑफ मतलब फ्लो हो रहा है, कैसा फ्लो हो रहा है, तो इसको डिटरमाइन करने के लिए वी यूज द फ्रॉड नंबर। कौन सा नंबर? फ्रॉड नंबर का हम लोग इसमें क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो क्रिटिकल फ्लो को चीजें समझने के लिए हम लोग फिर फ्रॉड नंबर का, तो फ्रॉड नंबर का जो कंसेप्ट है यहां से आता है। फ्रॉड नंबर जो कंसेप्ट होता है, वो जो कंसेप्ट बेटा यहां से आता है, किसके लिए? क्रिटिकल फ्लो को मेजर के लिए, है ना। क्रिटिकल फ्लो के मेजरमेंट के लिए यहां पर चीजें आती है। तो अब कैसे? तो यहां पर फ्रॉड नंबर जितना होगा, यहां पर जो फ्रॉड नंबर होता है वो जितना होता है उसके अकॉर्डिंग चीजें यहां पर डिसाइड की जाती है ना। वो अभी समझिएगा कि यहां पर जो फ्रॉड नंबर होता है उसके अकॉर्डिंग डिस्कस की जाती है। अब यहां पर देखिए इक्वेशन देखिए कि एफ आर इज इक्वल्स टू द फ्रॉड नंबर इज इक्वल्स टू v अपॉन अंडर रूट ऑफ g into v. What? Under root of g into v. This is the equation. This is the what? Equation. अगर इस इक्वेशन की वैल्यू, अब इस इक्वेशन में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, v का मान, g का मान, v का, y का मान, है ना। विल पुट अ वैल्यू हियर, और यहां से जो भी हमारा एफ आर की वैल्यू आएगी, अगर मान लीजिए द एफ आर विल बी लेस देन अ 1, मतलब कि जो एफ आर होगा, एफ आर अगर लेस देन 1 आ रहा है तो उस कंडीशन में द सब ट्रॉपिकल फ्लो हो जाएगा। कौन सा फ्लो हो जाएगा? सब ट्रॉपिकल फ्लो, मतलब कि स्लो और डीप फ्लो, मतलब कि इस कंडीशन में जो फ्लो होगा बहुत ज्यादा धीरे होगा। अगर एक के कम आ रहा है, जब आपका फ्रॉड नंबर अगर एक के से कम आ रहा है, उस कंडीशन में आपका जो फ्लो होगा बहुत ज्यादा धीरे होगा, और द फ्लो इज कॉल्ड सब क्रिटिकल फ्लो, सॉरी सब क्रिटिकल फ्लो। ओके, तो दिस टाइप ऑफ फ्लो इज सब क्रिटिकल फ्लो। Second thing is when a fraud number is equals to 1, है ना, fraud number is equals to 1, that the flow is called a critical flow। उस कंडीशन में जो फ्लो होता है that is a critical flow, है ना। जब बराबर होता है तो मतलब एक नॉर्मल गति से चल रहा है, अब जो फ्लो होगा आपका नॉर्मली गति से हो रहा है, नॉर्मल लेवल पे हो रहा है, तो इस टाइप का जो फ्लो होगा वो क्रिटिकल फ्लो कहना। द थर्ड वन इज एफ आर इज ग्रेटर देन 1, जबकि आपका फ्रॉड नंबर, जब आप इसमें वेलोसिटी, ग्रेविटी, वाई की वैल्यू रखते हैं, है ना, और चीजें अगर आपकी 1 से ज्यादा आती है, जो आपका नंबर निकल के आएगा, अगर 1 से ज्यादा आ गया तो दैट द फ्लो इज कॉल्ड सुपर क्रिटिकल फ्लो। कौन सा फ्लो? सुपर क्रिटिकल फ्लो। इस कंडीशन में जो फ्लो होता है फास्ट होता है, सैलो फ्लो होता है। इस कंडीशन में जो फ्लो होता है आपका फास्ट होता है, एंड सेकंड थिंग इज सैलो फ्लो। तो दिस टाइप ऑफ फ्लो कम्स अंडर द सिचुएशंस। तो क्रिटिकल फ्लो को मेजर करने के लिए वी यूज द फ्रॉड नंबर, है ना। फ्रॉड नंबर तो कभी भी एग्जाम में पूछा था, फ्रॉड नंबर विच मेजर फॉर क्रिटिकल फ्लो को मेजर करने के लिए। सर कंडीशन अलग अलग होती, 1 से कम रहा तो चीजें अलग होती, 1 के बराबर रहा तो चीजें अलग होती, 1 से बड़ा रहा तो चीजें अलग होती। तो यही सारे प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है, यही सारे क्या होता है, प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है। नाउ नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इज मोमेंटम प्रिंसिपल। व्हाट? मोमेंटम प्रिंसिपल। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज अ मोमेंटम प्रिंसिपल। देखिए मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ यहाँ पे चीजें, है ना, ना एक्स्ट्रा चीजें पढ़ रहे हैं ना कम चीजें पढ़ रहे हैं, जो सिलेबस में दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट लिमिटेशंस है, टाइम लिमिटेशंस है, चीजें हैं, और जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़िए, क्योंकि एग्जाम में यहीं से आएगा, एग्जाम में यहीं से आएगा। मोर देन 100 कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पर याद तो एक ही रहता है, तो उससे अच्छा जितना पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग, हर पॉइंट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बना हुआ है कि सिलेबस में ये चीज लिखी है और मैंने उसको डिस्क्राइब किया है, तो जी यहाँ पर उसके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन। ट्रस्ट इज अ इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, ट्रस्ट करोगे तो रिजल्ट पाओगे, और एग्रीव क्लासेस ऑलवेज नोस अबाउट फ्रॉम द रिजल्ट, रिजल्ट की वजह से जाना जाता। अभी हमारे यहाँ पेटीएम बच्चे सिलेक्ट हुए, अभी गेट में सिलेक्ट होंगे, आप लोग भी सिलेक्ट होंगे, तो इस तरीके से ट्रस्ट इज इंपॉर्टेंट। और बुक्स तो आपकी हेल्प लेना है, जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहते हैं बुक्स दिए रहते हैं, अगर मैंने बोल दिया कि 2 बार कवर करो 3 बार करो तो आपको करना है, ठीक है, जब जाकर के क्रैक होगी एग्जाम्स। ओके, या नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मोमेंटम प्रिंसिपल। व्हाट? मोमेंटम प्रिंसिपल मतलब कि संवेग सिद्धांत। देखिए ज्यादा कुछ नहीं रहता, लैंग्वेज चेंज हो जाती है। मोमेंटम प्रिंसिपल, मोमेंटम मतलब होता है संवेग, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। यहां पर अगर हम बात करूं, द मोमेंटम इक्वेशन डिस्क्राइब द बैलेंस ऑफ फोर्स इन अ फ्लोइंग वाटर, हेल्पिंग टू प्रिडिक्ट हाउ मोमेंटम चेंज अक्रॉस कंट्रोल स्ट्रक्चर और हाइड्रोलिक जम्प्स। मतलब कि यहां पर बोला गया है कि जो मोमेंटम इक्वेशन है, जो भी आपकी एक इस तरीके का ये सिद्धांत होता है जिसमें किसी भी जो फ्लो हो रहा है, मान लीजिए कोई जो फ्लो हो रहा है, मान लीजिए किसी भी प्रकार का आपको जो फ्लो हो रहा है, उसमें कितना फोर्सेस
जो है संतुलन में बताता है कि उसमें जो फोर्सेस हैं उनका संतुलन बताता है। फ्लोइंग वाटर, ओके, फोर्स बैलेंस बताता है, मतलब उनका क्या बताता है, बैलेंस ऑफ फोर्सेस इन ए फ्लोइंग वाटर, जो भी आपका वाटर फ्लो हो रहा है उसका बैलेंस बताता है। और प्रिडिक्ट करता है, प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है कि संवेग में परिवर्तन के बराबर है, जो भी आपका फ्लो हो रहा है वो हेल्पिंग टू प्रिडिक्ट मोमेंटम चेंजेस अक्रॉस स्ट्रक्चर एंड हाइड्रोलिक जंप, है ना, वो चीजों को हेल्प करता है। मोमेंटम चेंज कितना हो रहा है, समय कितना चेंज हो रहा है, स्ट्रक्चर में क्या चीजें हो रही है ना, हाइड्रोलिक कंट्रोल स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उन सभी की चीजों के बारे में बताता है। मतलब कि मोमेंटम इज यूज्ड फॉर द फोर्सेस, बलों के संतुलन के लिए यूज किया जाता है। जो भी आपको बल लगते हैं, फोर्सेस लगते हैं, उनके बैलेंस के लिए यूज किया जाता है और वही बराबर होता है, ठीक है। इसका जो उपयोग है विशेष रूप से हाइड्रोलिक जंप, है ना, उनको और कंट्रोल नियंत्रण जो होता है उनको डिजाइन करने में किया जाता है, नियंत्रण संरचनाओं के डिजाइन के लिए। इट स्पेशली यूजफुल इन एनालाइजिंग हाइड्रोलिक जंप, वियर्स एंड सुलाइस गेट्स, ये चीजें बताई गई, है ना। नियंत्रण के लिए जो चीजें हम लोग यूज करते हैं, है ना, जो वियर्स बनाते हैं, बैराजेस बनाते हैं, स्लाइस बनाते हैं, गेट्स बनाते हैं, उनके लिए इसका यूज किया जाता है। और हाइड्रोलिक जम्प्स में भी इनका यूज किया जाता है। अभी वन बाय वन हम लोग चीजें पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग इन चीजों को देखेंगे। तो ये चीजें यहाँ तक थी। तो मोमेंटम प्रिंसिपल आपको समझ में आया कि केवल बैलेंस बता रहा है ना, कि स्ट्रक्चर आपका चेंज हो रहा है कि हाइड्रोलिक जम्प में क्या चीजें हो रही है। अगर बैलेंस हमको पता रहेगा तो उस अकॉर्डिंग हम लोग चीजें बनाकर रखेंगे ना। फोर्सेस जितने एक्ट करते हैं उन सभी के बारे में ये चीजें बताता है, एनालाइज करता है, हाइड्रोलिक जम्प्स वगैरह को भी एनालाइज करता है। तो यहाँ से ये चीजें थी। नेक्स्ट इज अ हाइड्रोलिक जंप एंड इट्स क्लासिफिकेशन। नाउ अभी हम लोग हाइड्रोलिक जंप में इंट्रोडक्शन पोर्शन इसमें कवर करेंगे। बाकी हाइड्रोलिक जंप का जो है कंप्लीट एक चैप्टर है जो अभी आगे आपको मिलेगा, आगे हम लोग उसको ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। नाउ विल डिस्कस अबाउट द हाइड्रोलिक जंप। ओके, तो हाइड्रोलिक जंप क्या होता है? व्हेन फ्लो ट्रांजिशन फ्रॉम सब क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल, हाँ नहीं, व्हेन अ फ्लो ट्रांजिशन from supercritical to subcritical, a sudden rise in the water level occur. This jump dissipate energy and it used to reduce flow velocity. मतलब कि बोला गया है कि सब ट्रॉपिकल फ्लो अचानक क्या किसमें कन्वर्ट हो रहा है, जो सॉरी सुपर क्रिटिकल फ्लो जो है अचानक कन्वर्ट हो रहा है किसमें, सब ट्रॉपिकल में, सब ट्रॉपिकल फ्लो में कन्वर्ट हो रहा है। जिसकी वजह से क्या हो रही है, उसमें क्या हो रही है, गहराई बढ़ रही है और उसकी जो ऊर्जा है वो क्या हो जा रही है, नष्ट हो जा रही है। रेड्यूस फ्लो वेलोसिटी, उसकी जो फ्लो वेलोसिटी है वो क्या हो गई, रेड्यूस हो गई। दूसरी चीज एनर्जी, हाँ सॉरी एनर्जी, और क्या हो गया, गहराई में राइज वाटर लेवल ऑकर्स, मतलब कि उसकी गहराई बढ़ गई, है ना। अचानक से चेंज होगा तो ये चीजें होगी, है ना, अचानक से चेंज होगा तो ये चीजें हो जाएगी। तो गहराई बढ़ रही है और उस कंडीशन में फ्लो आपका चीजें हो रही है, तो दैट द कंडीशन इज कॉल्ड हाइड्रोलिक जंप। ये कंडीशन आपकी होती है हाइड्रोलिक जंप की। ओके, तो इसमें क्लासिफिकेशन किया गया हाइड्रोलिक जंप का अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप, है ना। तो इसमें देखिए क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अ फ्रॉड नंबर। अब यहाँ पर जब बात की गई क्रिटिकल फ्लो की, क्रिटिकल फ्लो के टाइप्स की बात की गई, क्रिटिकल फ्लो के टाइप्स की बात की गई, सब ट्रॉपिक सब क्रिटिकल से डायरेक्टली सॉरी सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसमें डायरेक्टली बात की जा रही फ्रॉड नंबर के बारे में। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है, दिस इज अनडुलर जंप। First point is a angular jump, second is a weak jump, third is a oscillating jump, fourth is a steady jump और strong jump. तो फ्रॉड नंबर के अकॉर्डिंग वी विल शो हियर। जब आपका फ्रॉड नंबर 1 के बराबर है, 1 से 2.5 तक अगर होगा, 1 से 2.5 तक होगा, तो उस वाले जो फ्लो होता है दैट फ्लो इज कॉल्ड अंडुलर फ्लो। व्हाट, अंडुलर फ्लो, मतलब कि देखिए 1 से ज्यादा है, मतलब सुपर क्रिटिकल में चीजें थी, अब वो डायरेक्टली चेंज होगा तो गहराई तो बढ़ेगी ना भाई, है ना, गहराई तो बढ़ेगी ऑब्वियस सी बात। वीक जंप जिसमें 2.5 से 4.5 तक चीजें हो रही थी, है ना, जो फ्रॉड नंबर आपका बराबर है इसके, इन के बराबर है, मतलब इन दोनों बीच के बराबर है। ऑसिलेटिंग जंप में 4.5 से 9 तक होता है, स्टेडी जंप में 9 to 12 होता है, स्ट्रॉन्ग जंप में फ्रॉड नंबर आपका 12 से ज्यादा होता है। तो दिस टाइप ऑफ द थिंग्स गिवन हियर। तो हाइड्रोलिक जंप आर इसेंशियल फॉर एनर्जी डिसिपेशन एंड कंट्रोलिंग इरोजन इन कैनाल्स। मतलब हाइड्रोलिक जंप का जो यूज होता है ऊर्जा का क्षय करता है, ये जो ऊर्जा होती है उसका क्षय करता है
और पानी के वेग को कम करता है। जो हाइड्रोलिक जंप होते हैं ये स्पेशली यूज्ड किए जाते हैं पानी के फ्लो को कम करने। अगर आपका अमाउंट ऑफ वाटर बहुत ज्यादा तेजी से आ रहा है तो हाइड्रोलिक जंप बना करके हम लोग उसके वेग को हम लोग क्या नियंत्रण कर लेते हैं या पानी के वेग को कम कर देते हैं, है ना, जिससे नहरों और जल संरचनाओं की सुरक्षा होती है। जिससे क्या होती है, नहरों और जल संरचनाओं की सुरक्षा, मतलब कि बहुत ज्यादा अगर वाटर जाएगा तो बाढ़ आने की संभावना, तो उनको कम कर देता है। हाइड्रोलिक जंप यूज्ड फॉर द कंडीशन वेयर, तो मेन मोटो क्या है, उसकी जो फ्लो वेलोसिटी है उसको कम कर देना, है ना। लेकिन फ्लो वेलोसिटी कम होगी, एक जगह पर पानी ज्यादा जमा होगा तो गहराई बढ़ती जाएगी, ये भी चीजें होती है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हम लोगों ने देखा, ठीक है, समझ में आया होगा आपको। अकॉर्डिंग टू फ्रॉड नंबर, अब ये जो फ्रॉड नंबर दिए हुए ये आपको याद करना पड़ेगा कि अगर अंडुलर जंप की बात की गई तो 1 से लेकर 2.5 तक होता है। वीक जंप की बात की गई, है ना, वीक जंप की बात की गई तो 2.5 से 4.5 तक होता है। ओसिलेटिंग जंप की बात की गई तो 4.5 से 9 तक अगर है, तो ये चीजें होती है। स्ट्रॉन्ग जंप क्या होते हैं, ग्रेटर देन 12 होते हैं। फ्रॉड नंबर की बात की, ठीक है, या नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। Yeah, the next point is a canal design principle. Okay, now we'll discuss about some principles in a canal design, मतलब कि किसी भी channel design principle। चैनल डिजाइन किस तरीके से किया जाता है और क्या प्रिंसिपल्स होते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखिए बेटा, चैनल को डिजाइन करने के लिए डिफरेंट टाइप की थ्योरीज का यूज किया जाता है, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली हम लोग को कहीं से भी जाके चैनल बना देंगे जिसमें से वाटर फ्लो होता है तो वो भी गलत है। उस कंडीशन में ना हम लोग फोर्स मेजर कर पाएंगे, ना चीजें मेजर कर पाएंगे, और किसी भी टाइप को हम लोग ढंग से क्या कर पाएंगे, मेजर नहीं कर पाएंगे। तो उस वजह से हम लोगों ने क्या है, कुछ थ्योरीज बनाई है और थ्योरीज का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, चैनल का डिजाइन करते हैं। जिसमें जो ग्रेटर साइंटिस्ट थे, दैट इज क्नीडिस थ्योरी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्नीडिस की थ्योरी। और क्नीडिस थ्योरी उसी में आती है लेसिस थ्योरी, है ना। तो इनमें हम लोग अब डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द केनिस थ्योरी। व्हाट, जस्ट अ सेकंड। तो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द थ्योरीज फॉर यूज्ड इन अ चैनल डिजाइन। तो फर्स्ट इज अ Kennedy theory. This theory is based on maintaining a velocity that keeps slit in suspension in a channels, है ना। ये जो थ्योरी होती है ये मोस्टली यूज की जाती है नहरों के डिजाइन के लिए, है ना। और दूसरी चीज की मेंटेन करती है किसको, वेलोसिटी को। ये बेस्ड ऑन वेलोसिटी मेंटेनिंग, मतलब मेंटेन करती है वेलोसिटी को, जो फ्लो होता है उसकी फ्लो को मेंटेन करने के लिए भी यूज की जाती है। और सिल्ट युक्त नहरें जो होती है, सिल्ट युक्त नहरें सुना होगा आपने, जिसमें सिल्ट नहीं रखी, सिल्ट होती है, सिल्ट युक्त नहरों के डिजाइन के लिए भी ये उपयोगी होती है। This theory is also useful for it provides a relationship between flow velocity and channel dimensions to prevent a slit deposition. Okay, it provides a relationship between flow velocity और channel dimensions के बीच में, है ना। flow velocity और channel dimension के बीच में ये क्या करता है, रिलेशन को शो करता है। टू प्रिवेंट सिल्ट डिपोजिशन, ये मान्यता है कि प्रवाह का वेग नहर की तलहटी में सिल्ट को स्थिर रखता है। जो भी आपकी सिल्ट होती है उसको स्थिर रखने के लिए भी हम लोग इसका जो यूज करते हैं, सिल्ट डिपोजिशन के बारे में। निडी की थ्योरी जो थी इस तरीके से उस पर बेस्ड की गई थी। तो इसमें देखिए उस थ्योरी के बारे में नहीं पूछा जाता आपकी एग्जाम में, उस थ्योरी के बारे में नहीं पूछा जाता, तो उसमें डायरेक्टली ये पूछा जाता है कि why we use the Kennedy's theory, why we use the theory which is used for the maintaining of velocity, जो कि सिल्ट सस्पेंशन में मदद करता है ना। दूसरी चीज फ्लो वेलोसिटी और चैनल डायमेंशन के बीच में क्या बताता है, रिलेशन बताता है, जिससे सिल्ट हम लोग क्या कर पाए, रोक सके, सिल्ट डिपोजिशन को हम लोग रोक सके। इस वजह से ये चीजें हम लोग के यहाँ पर बताई जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। The second theory is a Lacy theory. What? The second theory is a Lacy's theory. जो लेसी की थ्योरी होती है relates a channel with depth and velocity based on the nature of the silt in the water. ये सिल्ट और चैनल की गहराई के आधार पर चैनल की चौड़ाई प्रवाह वेग को निर्धारित करती है। जो लेसिस की थ्योरी होती है वो चैनल की गहराई, डेप्थ और वेलोसिटी, मतलब कि गहराई को
विड्थ चौड़ाई को और वेलोसिटी को, तीनों को क्या करती है, मेजर करने का काम करती है। नेचर ऑफ द सिल्ट ऑफ वाटर, है ना, सिल्ट ऑफ और चैनल की जो गहराई होती है उनको मेजर करने के लिए भी यूज, है ना, और रिलेट करती है किससे, विड्थ, डेप्थ और वेलोसिटी को बेस्ड होती है, लेसिस की थ्योरी। द नेक्स्ट थिंग, इट हेल्प्स डिजाइन स्टेबल कैनाल्स टू अवॉइड इरोजन और डिस्पोजिशन, है ना, क्या करते हैं, डिजाइन करने के लिए, स्टेबल चैनल को हम लोग डिजाइन करने के लिए भी यूज दिस, सॉरी मैं चैनल को कैनाल बोल रहा हूँ, वो चीज उसको मैं मिसअंडरस्टैंडिंग, उसके लिए माफी, ठीक है। इट हेल्प्स डिजाइन अ स्टेबल चैनल, मतलब कि एक ऐसा चैनल बनाने की जो हमेशा स्टेबल रहे और उसमें क्या इरोजन ना हो और डिपोजिशन ना हो, तो उस तरीके से उस थ्योरी की मदद से हम लोग उसको तैयार करते हैं। तो चौड़ाई हमको पता होना चाहिए, हाँ, चौड़ाई भी मेजर करेंगे, डेप्थ भी मेजर करेंगे, वेलोसिटी मेजर करेंगे, तो दिस कम्स इन दिस थ्योरी। लेसिस की थ्योरी ये कहती है, नीडिस की थ्योरी वो कहती है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये थ्योरीज हमारी बनाई गई है और इसके अकॉर्डिंग जो है चीजें होती है। अब इसमें अगर हम पढ़ने बैठे तो बहुत दिन, मतलब एक लेक्चर पूरा खत्म हो जाएगा इन थ्योरीज के ऊपर, इतनी ज्यादा चीजें, इंफॉर्मेशन है, लेकिन वही चीज है ना। अब खाना पूरा बना रहता तो हम पूरा तो नहीं खाते, जितना हमको जरूरत है हम उतना ही खाते हैं ना। तो समझिएगा, एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए फर्स्ट थिंग यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट फोकस ऑन द पॉइंट्स विच आर इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ो, ठीक है। तो क्यों इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, केवल उसी पे ध्यान देना है हम लोग, ठीक है। नाउ आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहां पर जो नेक्स्ट पॉइंट इज लाइनिंग ऑफ इरिगेशन चैनल। हमने चैनल के बारे में देखा कि वी यूज द बोथ थ्योरीज, लेसी की थ्योरी, नेडिस की थ्योरी करके हम लोगों ने क्या किया, चैनल बना लिया। अब उसमें हम लोग लाइनिंग ऑफ इरिगेशन चैनल कैसे बनाएंगे, है ना, लाइनिंग कैसे बनाई जाएगी। तो वाई लाइनिंग इज इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट पॉइंट इज कि लाइनिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। तो ये वाला जो टॉपिक लाइनिंग ऑफ इरिगेशन चैनल के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें फर्स्ट थिंग आप लोग के दिमाग में ना चाहिए कि लाइनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है ना, लाइनिंग क्यों जरूरी है। तो फर्स्ट इज द फर्स्ट पॉइंट, द लाइनिंग इज इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस वाटर लॉसेस थ्रू सीपेज। इसको वाटर लॉस को हम लोग को कम करना है, वाटर लॉसेस को अगर हमको कम करना है तो वी यूज द थ्योरी टू रिड्यूस वाटर लॉसेस थ्रू द सीपेज। मतलब कि सीपेज के थ्रू जो हो रहा है वाटर लॉस हो रहा है उससे हमको रोकना है। द सेकेंड थिंग, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द इंप्रूव फ्लो इफिशियंसी एंड ड्यूरेबिलिटी, है ना, जो फ्लो की इफिशियंसी है और ड्यूरेबिलिटी है, इसको इंप्रूव करने के लिए भी वी यूज द लाइनिंग। ओके, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइनिंग का यूज करते हैं, मतलब कि जल के रिसाव को कम करने के लिए। पहला, जल जो रिस रहा है, रिसना मतलब सीपेज हो रहा है, उसको कम करने के लिए। दूसरा, जो आपकी उसकी क्षमता है, फ्लो एफिशिएंसी और ड्यूरेबिलिटी, जो स्थायित्व है, उसको भी इंप्रूव करने के लिए भी यूज द लाइनिंग। उस कंडीशन में हम लोग लाइनिंग का यूज करते हैं। ओके, लाइनिंग इज इंपॉर्टेंट, लाइन बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉमन लाइनिंग मटेरियल जो आपका यूज किया जाता है टू मेकिंग, ओके, उसको बनाने के लिए, तो जो कॉमनली वी यूज द लाइनिंग मटेरियल दैट इज अ कंक्रीट। सबसे पहले उसमें हम लोग कंक्रीट का यूज करते हैं, स्टोन मैसनरी का यूज करते हैं। स्टोन मैसनरी मतलब होता है पत्थर। प्लास्टिक सीट्स का हम लोग इसमें यूज करते हैं, ब्रिक्स का हम लोग यूज करते हैं, है ना। ये सारे मटेरियल्स का यूज किया जाता है टू मेक अ लाइनिंग, टू मेक अ लाइनिंग, है ना। आपने समझ लिया कि लाइनिंग इंपॉर्टेंट क्यों होती है। देखा होगा अपने चैनल्स में लाइनिंग बनी होती है, ठीक है। दूसरी चीज, लाइनिंग क्यों बनी होती है, किस चीज की बनी होती है, तो कंक्रीट, स्टोन मैसनरी, प्लास्टिक सीट्स होती है, ब्रिक्स होती है, ईंटों की होती है, इन सारी चीजों से बनाई जाती है। दूसरी चीज, लाइनिंग इंश्योर दैट बेटर वाटर कंजर्वेशन एंड रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट। जो इसमें एक एडवांटेज था कि जो लाइनिंग होती है ये वाटर कंजर्व करके रखता है, क्या करता है, पानी की बर्बादी कम होती है। इस वाले कंडीशन में जो आपका इंश्योर बेटर कन्वर्जन, ओके, तो जो आपका पानी होता है उसमें जो बर्बादी होती है वो कम होती है। और मेंटेनेंस कॉस्ट का जो होता है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, रख रखाव की जो लागत होती है वो भी इसमें कम होती है। तो दैट्स द कंडीशन, दिस इज द इंपॉर्टेंट। उस कंडीशन के लिए ये चीजें आपकी क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट है। तो लाइनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वहां से आपकी ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, वो चीज आपकी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज अ मेजरमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर। नाउ देखिए, फर्स्ट हमने समझा चैनल कैसे बनाए जाते हैं, लाइनिंग क्यों बनाई जाती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेजरमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर। अगर कभी आपको टॉपिक पूछा कि किस तरीके से इरिगेशन वाटर को मेजर किया जाता है, तो इरिगेशन वाटर क्या,
हम लोगों ने पढ़ा इरिगेशन वाटर के बारे में, वी यूज द इरिगेशन वाटर फॉर द फील्ड, है ना, ह्यूमन यूज और ड्रिंकिंग, 3-4 चीजों के लिए यूज किया जाता है। तो अब इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है? अगर मान लीजिए कोई इरिगेशन वाटर है तो इसका हमको मेजरमेंट करना है, तो किस तरीके से हम लोग इसका यूज करेंगे, मेजर करेंगे? तो फॉर द मेजरमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर वी यूज द वेलोसिटी एरिया मेथड। फर्स्ट वी यूज द वेलोसिटी एरिया मेथड, जो कि फ्लो ऑफ वाटर, है ना, जिस जगह से आपका वाटर फ्लो हो रहा है ना, उसके डिस्चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। कैसे? कि कितने एरिया में हो रहा है, पहली चीज कि कितने एरिया में हो रहा है, कितनी वेलोसिटी से हो रहा है। तो वहां से हम लोग जो है, हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, इरिगेशन वाटर को मेजर कर लेते हैं। इरिगेशन वाटर मोस्टली हम लोग पाइप्स के थ्रू देते हैं, तो पाइप से जितना वाटर जा रहा है वो उसका क्या कहला रहा है, डिस्चार्ज कहला रहा है। किसी फील्ड में हमने पाइप्स के थ्रू वाटर दिया तो वो क्या कहलाएगा, उसका डिस्चार्ज कहलाएगा। तो एरिया इंटू वेलोसिटी की मदद से हम लोग इसमें डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं, है ना, डायरेक्टली हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, है ना, मेजर कर सकते हैं। तो दैट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वेलोसिटी एरिया मेथड वी यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर। कभी भी एग्जाम में पूछे कि इरिगेशन वाटर को मेजर करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है, तो वेलोसिटी एरिया मेथड का यूज किया जाता है। वेयर क्यू इज अ डिस्चार्ज, ए इज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, वी इज अ वेलोसिटी, है ना, चीजें तो आपको याद होगी ये चीजें कि ए इसमें वेलोसिटी को दर्शा रहा है, एरिया को दर्शा रहा है, ये सारी चीजें यहां से बनती है। ठीक है, ये चीजें यहां पर बताई गई। जस्ट अ सेकंड बता, या नाउ आपको पता चलेगा कि बेटा किस तरीके से इसको मेजर किया जाता है ना। वेलोसिटी एरिया मेथड की मदद से हम लोग इरिगेशन वाटर को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, द सेकंड पॉइंट इज वियर एंड नोटिस, है ना। वियर एंड नोटिस की वजह से भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मेजर कर सकते हैं इरिगेशन वाटर को। कैसे सर? तो वियर और नोचेस प्रवाह दर मापने के लिए उपयोग किए जाते हैं। जो आपकी कितने रेट से आपका वाटर फ्लो हो रहा है उसको मेजर करने के लिए वी कैन यूज द वियर्स एंड नोचेस। वियर्स एंड नोचेस के बारे में अभी हम आगे डीप में डिस्कस करेंगे कि होते क्या है, किस तरीके से होते हैं। तो कीप अ पेशेंस, ओके, फर्स्ट थिंग कीप अ पेशेंस। तो रेक्टेंगुलर वियर एंड वी नोचेस आर यूज्ड टू एक्यूरेट डिस्चार्ज मेजरमेंट। जो आपके रेक्टेंगुलर में होते हैं वियर्स, और आपके जो वी शेप में नोचेस होते हैं, है ना, वियर्स एंड नोचेस, इसके मदद से हम लोग एक्यूरेट डिस्चार्ज मेजरमेंट कर सकते हैं, है ना, सटीकता से छोटे प्रभाव में उपयोगी। मतलब हम लोग डायरेक्टली एक्यूरेटली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं, है ना। द फ्लम्स, नेक्स्ट इज द फ्लम्स। फ्लम्स क्या होता है? नैरो सेक्शन ऑफ अ चैनल्स दैट अलाउ इजी फ्लो मेजरमेंट, है ना। नैरो फ्लो ऑफ मेजरमेंट होते हैं जिसकी मदद से हम लोग इजीली फ्लो मेजरमेंट को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो ये चीज आती है कि इसमें यह पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने और मापने के लिए उपयोगी होता है। जो फ्लम्स होते हैं ये पानी की प्रवाह को रोकने और मापने के लिए यूज होता है, नियंत्रण करने के लिए भी यूज होता है। ठीक है, तो ये फ्लम्स यूज्ड। द नेक्स्ट इज वाटर मीटर्स, जो चौथा नंबर है। वाटर मीटर्स का भी हम लोग यूज करते हैं, यूज्ड टू मेजर फ्लो थ्रू पाइपलाइन। जो भी पाइपलाइंस के थ्रू जो वाटर जाता है उनको मेजर करने के लिए वी यूज द वाटर मीटर्स। हम लोग क्या लगा देते हैं, वाटर मीटर्स लगा देते हैं। वाटर मीटर्स का मैक्सिमम यूज आजकल पंजाब हरियाणा जिस क्षेत्रों में ज्यादा किया जाता है, क्योंकि इरिगेशन वाटर जो होता है वहां पर इरिगेशन किया जाता है। तो वाटर मीटर्स लगाने से फायदा ये होता है कि जितना अमाउंट ऑफ वाटर जाता है वो डायरेक्टली मेजर करके हमको बता देता है। हमको किसी टाइप का कोई फॉर्मूला लगाना नहीं पड़ता या किस चीज को लगाना नहीं पड़ता, तो वो डायरेक्टली हमको वहां से चीजें बता देता है। तो दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग, दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मेजरमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर की बात करी जाए तो वेलोसिटी एरिया मेथड है, वेयर्स एंड नोचेस मेथड है, फ्लम्स है और वाटर मीटर्स। मतलब चार चीजों की हेल्प से, इन चार चीजों की हेल्प से वी कैन मेजर इजीली, okay, we can measure easily the measurement of water, irrigation water, है ना। तो मेजरमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। मेजरमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर में वी यूज द 4 मेथड्स। अभी चारों
कोई ना कोई एक ऑप्शंस में आएंगे, उसमें से आपको टिक करना है। आपका एग्जाम का लेवल ही है ये, एग्जाम का लेवल ये, तो जिसको डीप मालूम है वो कर लेगा। मैक्सिमम स्टूडेंट फंसते हैं कि सर हमको ब्रीफ में पढ़ना है। अरे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको भाई कुछ इजी वे में चीजों को करना है, आप हार्डली जाके करेंगे, क्या करेंगे, नॉलेज बढ़ाएंगे। अभी तक नॉलेज ही बढ़ रहा है ना। यू आर वेस्टिंग योर टाइम फॉर इंक्रीजिंग योर नॉलेज, और नॉलेज बढ़ाना नहीं होता, एग्जाम क्रैक करना होता। बोथ हैव अ डिफरेंट थिंग। नॉलेज बढ़ाएगी, आप टीचर बनोगे, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो मेजरमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर, वेलोसिटी एरिया मेथड, बेयर्स एंड नोचेस, प्लम्स एंड वाटर मीटर्स आर यूज्ड। ओके, ये चीजें यहां से मैं डिस्कस किया था। द नेक्स्ट थिंग इट इज वाटर कन्वेंस एंड वाटर कंट्रोल। ओके, द नेक्स्ट इज वाटर कन्वेंस के बारे में एंड कंट्रोल के बारे में। दिस इज द 8th नंबर पॉइंट। ओके, तो इफ यू टॉक अबाउट द कन्वेंस, कन्वेंस क्या होता है, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह वाटर का फ्लो होना, है ना, किसी भी चीज में स्थानांतरित हो जाना। कन्वेंस मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक हम लोग किसी भी चीज को क्या कर रहे हैं, ले जा रहे हैं, तो वो चीज इसके अंदर में आती है, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द वाटर कन्वेंस। ओके, तो इफ यू टॉक अबाउट द वाटर कन्वेंस, जस्ट अ सेकंड बेटा, इसमें कुछ चीजें छूटी गई हैं। मेजरमेंट वाला हो गया, या the water conveyance is used for transport of water from the source to field through open channel और pipelines। मतलब कि देखिए मैंने बताया कि कन्वेंस ट्रांसपोर्ट, ये केवल ट्रांसपोर्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। इसका एक वाटर सोर्स है, वाटर सोर्स से हमने फील्ड तक क्या किया, वाटर को ले गया, है ना। इस फील्ड तक हमने क्या किया, वाटर को क्या किया, यहाँ से यहाँ तक हमने ले जाने का काम किया। तो वी यूज अ ट्रांसपोर्ट, वी यूज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम सोर्स टू फील्ड थ्रू ओपन चैनल और पाइपलाइन। ओपन चैनल भी हो सकता है या पाइपलाइन हो, यानी रिवर हो सकता है या किसी भी पाइप्स के थ्रू हम लोग ले जा रहे हैं, तो ये वाली दोनों चीजें यहां पर हो सकती है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड वाटर कन्वेंस। व्हाट, वाटर कन्वेंस। द नेक्स्ट इज अ कंट्रोल स्ट्रक्चर। द नेक्स्ट इज अ कंट्रोल स्ट्रक्चर। इसमें बताया गया है कि स्लुइस गेट्स, सिम्पसन्स एंड रेगुलेटर्स आर यूज्ड टू मैनेज फ्लो एंड प्रिवेंट लॉसेस। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं जिसके हेल्प से फ्लो को मैनेज किया जाता है और लॉसेस से कम, मतलब कि कम लॉसेस हो, ये ध्यान रखा जाता है। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर दिस, कि मैनेज करने के लिए, फ्लो को मैनेज करने के लिए और लॉसेस को मेंटेन प्रिवेंट करने के लिए वी यूज द कंट्रोल स्ट्रक्चर, वी यूज द कंट्रोल स्ट्रक्चर, जिसमें स्लाइस गेट्स और सिम्पसन्स और रेगुलेटर्स का हम लोग मोस्टली यूज करते हैं। क्या करते हैं, मोस्टली यूज करते हैं। तो दिस टाइप ऑफ द थिंग वी यूज हियर, वो चीजों को हम लोग यूज करते हैं फॉर द कंडीशंस। ओके, तो स्लुइस गेट्स, सिम्पसन्स, ये सारी चीजों का यूज। तो वाटर कन्वेंस एंड कंट्रोल समझ में आया कि कन्वेंस, वाटर कन्वेंस क्या होता है कि फील्ड से, सॉरी, सोर्स से फील्ड तक आपको वाटर ले जाया जा रहा है, ओपन चैनल्स के थ्रू या पाइपलाइंस के थ्रू ले जाया जाए। और अगर कभी कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाए तो क्या करने के लिए, मैनेज ऑफ फ्लो एंड प्रिवेंट लॉसेस, मतलब लॉसेस कम करने के लिए और फ्लो को मैनेज करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। नाउ we'll discuss about the conveyance losses in a channel, कि कौन कौन से conveyance losses होते हैं। कि एक वाटर सोर्स से अगर हम फील्ड तक ले जा रहे हैं किसी वाटर को, तो कौन कौन से डिफरेंट टाइप के लॉसेस होते हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ लॉसेस ड्यू टू कन्वेंस, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह ले जाते तक कौन कौन से आपके लॉसेस होते हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इज सीपेज लॉसेस। पहला जो टाइप होता है दैट इज सीपेज लॉसेस। लॉसेस होंगे, मैंने यही चीज बताया था। मैंने आपको जब इसके पहले हम लोग हाइड्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, है ना, अभी हम लोगों ने हाइड्रोलॉजी भी जब डिस्कस किया तो मैंने एक चीज बताया था कि अगर आप वाटर को मान लीजिए एक ग्लास में अपने अमाउंट ऑफ वाटर रखें, अगर आपको कहीं पर भी आप उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, मतलब एक ग्लास में 100 ml वाटर है, उसको आपने दूसरे ग्लास में डाला, उस वाले वाटर को आपने दूसरे ग्लास में डाला, तो जब आपने मेजर किया दोबारा उस ग्लास में डालने के बाद, तो उतना ही वाटर था क्या, नहीं था। तो उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ लॉसेस होते हैं, है ना। तो भाई वाटर को ट्रांसपोर्ट करोगे तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ लॉसेस होंगे। वैसे ही सोर्स से अगर फील्ड तक हम लोग ओपनली अगर किसी सोर्सेस के थ्रू ले जा रहे हैं, है ना, या चैनल्स के थ्रू ले जा रहे हैं,
तो उसमें भी डिफरेंट टाइप के लॉसेस अपने को देखने को मिलेंगे ही, इट इज अ फैक्ट, और देखने मिलना ही है। द फर्स्ट लॉस इज कॉल्ड वाटर सीपेज इनटू द सॉइल। द वाटर सीपेज लॉस, सॉरी वाटर सिप्स इनटू द सॉइल। सीपेज लॉस में वाटर क्या होता है, सॉइल क्या कर लेती है, उसको सिप्स कर लेती है, मिट्टी द्वारा पानी का क्या कर लेता है, अवशोषण होना, मतलब कि अपने अंदर पानी को सोख लेना, दैट इज अ सीपेज लॉस। व्हाट? सीपेज लॉस। द सेकंड लॉस इज द इवेपोरेशन लॉस। द सेकंड लॉस इज द इवेपोरेशन लॉस। इन दिस कंडीशन वाटर इवेपोरेट्स इनटू द एटमॉस्फेयर। इवेपोरेशन लॉस में क्या होता है, जो वाटर होता है वो इवेपोरेट होता है किसमें, एटमॉस्फेयर में। तो दिस लॉस इज कॉल्ड इवेपोरेशन लॉस। मतलब कि ड्यूरिंग द कंडीशन, जब सोर्स से वाटर आपका फील्ड तक जा रहा है, उस कंडीशन में सन तो होगा भैया, सन तो चारों तरफ है, सूर्य अपनी एनर्जी चारों तरफ बिखेरे हुए हैं। क्या करेगा, सूर्य अपनी हीट, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देगा, उसके वजह से आपके इवेपोरेशन लॉसेस होंगे। The third loss is the absorption losses. Nearby plants and soil absorb the water. मान लीजिए यहाँ पर कुछ अमाउंट ऑफ डिफरेंट टाइप के अगर यहाँ प्लांट लगे हुए हैं और यहाँ से किनारे से होकर के आपकी चीजें जा रही है, मतलब उस चैनल्स के थ्रू आपका वाटर फ्लो कर रहे हैं, जो भी प्लांट होंगे, जो भी चीजें होगी, वो क्या कर लेती है, सम अमाउंट ऑफ वाटर को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो दैट अ लॉस इज कॉल्ड एब्सॉर्प्शन लॉस। मतलब कि अर्थ सरफेस से ही होके जाएगा ना, तो सरफेस में भी जो है इनफिल्ट्रेशन हो जाता है कभी कभी, तो इनफिल्ट्रेशन होने की वजह से जो है एब्जॉर्प्शन लॉसेस भी देखने को मिलते हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ लॉसेस विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये होना ही है। आप कितनी भी पाइपलाइंस में भी जाओ तो भी उसमें होगा, यानी वाटर का अगर एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट करा रहे हो तो उस कंडीशन में लॉस होना है, इट इज अ कंपल्सरी थिंग। तो दिस आर द 3 लॉसेस जो कि आपके देखने को मिलते हैं। ओके, ये सीपेज लॉस, इवेपोरेशन लॉस और एब्सॉर्प्शन लॉस होता है। तो इस वजह से आपको वाटर की क्वांटिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज मिनिमाइजिंग लॉसेस। अगर हमको इसको मिनिमाइज करना है तो क्या चीजें करना पड़ेगा, उसके बारे में बात। तो यूज अ लाइन्ड चैनल्स टू रिड्यूस सीपेज। अगर हमको सीपेज से बचाना है ना, सीपेज से बचाना है तो हमको लाइन्ड चैनल्स का यूज करना पड़ेगा, जो कि क्या हो, लाइन्ड हो, है ना, जो कि क्या हो, लाइन्ड हो, जिसकी वजह से सीपेज क्या हो, कम हो, जिसकी वजह से क्या हो जाए, सीपेज क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, तो वी यूज द लाइन्ड चैनल्स टू रिड्यूस सीपेज। दूसरा, एम्प्लॉय प्रॉपर कंट्रोल स्ट्रक्चर टू अवॉइड वेस्टेज। मतलब कि एक प्रॉपर कंट्रोल स्ट्रक्चर बनाना। कंट्रोल स्ट्रक्चर मतलब कि आपका एक ऐसा कंट्रोल स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें आपके लॉसेस कम हो। उन चीजों को देख करके जो है चीजें करना, वो हमारा मिनिमाइज कर सकता है लॉसेस। अगर हम कंट्रोल स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो तो चीजें होगी। लाइन चैनल से बना रहे हैं तो उसमें भी ऑब्वियस सी बात है चीजें होगी। तो ये सारी चीजें इंपैक्ट करती है ना, इन चीजें सारी का इंपैक्ट करती है। तो दिस आर द प्लेइंग द इंपॉर्टेंट रोल, और ये चीजें आपकी इंपैक्ट करती है और वो चीजें यहाँ से आती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज इरिगेशन वाटर डिलीवरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। इरिगेशन वाटर डिलीवरी के बारे में बात करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो इफ यू टॉक अबाउट द वाटर डिलीवरी सिस्टम, तो वी यूज द डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर डिलीवरी सिस्टम्स। ओके, वी यूज द सिस्टम जो कि वाटर डिलीवर करता है। कैसे सर? तो इसमें सबसे पहले आता है बेटा सरफेस इरिगेशन। क्या आता है? सबसे पहला आता है सरफेस इरिगेशन, जिसके थ्रू वाटर को डिलीवर किया जाता है ना। वाटर डिलीवर करने के लिए वी यूज द इरिगेशन, we use the pipes, we use the channels, we use the canals, we use the different types of things। नेचुरली भी होता है और आर्टिफिशियली भी होता है ना। तो इसमें सबसे पहले हम लोग डिलीवर करने के लिए सरफेस इरिगेशन का यूज करते हैं। तो इफ यू टॉक अबाउट द सरफेस इरिगेशन टेक्निक, तो वाटर फ्लो ओवर द फील्ड बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से सरफेस का वाटर क्या हो जा रहा है, फ्लो होते हुए फील्ड तक आ जा रहा है ना। मैंने ये चीज बहुत डीप में डिस्कस किया है बेटा आप लोगों के लिए हाइड्रोलॉजी वगैरह के सेक्शन में। मतलब यहाँ से आपका रेन हुआ, प्रेसिपिटेशन हुआ, और ड्यू टू ग्रेविटी आपका वाटर फ्लो करके क्या आ जा रहा है, फील्ड तक आ जा रहा है ऑटोमेटिकली। दैट द इरिगेशन इट कॉल्ड सरफेस इरिगेशन, जिसमें वाटर आपका डिलीवर हो रहा है। सेकेंड इज स्प्रिंकलर इरिगेशन, जिसमें वाटर इज स्प्रेड ओवर क्रॉप्स यूजिंग नोजल्स। स्प्रिंकलर इरिगेशन में क्या किया जाता है, दिस इज आर्टिफिशियल टेक्निक वी यूज्ड फॉर द इरिगेशन, जिसमें पाइपलाइंस के थ्रू किया जाता है, वाटर को स्प्रे किया जाता है। छोटे छोटे होल्स होते हैं
उसके थ्रू में वाटर को क्या किया जाता है, स्प्रे किया जाता है उस होल्स के थ्रू, है ना। तो वाटर इज स्प्रेड ओवर क्रॉप यूजिंग नोजल्स, नोजल्स के थ्रू हम लोग यूज करते हैं, है ना, उसके थ्रू फ्लो होता है ना। तो ये ड्रिप इरिगेशन टेक्निक होती है जिससे कि हम लोग इरिगेट करते हैं और वाटर को डिलीवर करते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइपलाइंस, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन होती है और ये आज के समय में मोस्टली यूज्ड टेक्निक्स में से एक है। द नेक्स्ट इज ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, है ना। स्प्रिंकलर इरिगेशन को फव्वारा मेथड भी कहा जाता है, फव्वारा मेथड भी कहा जाता है स्प्रे करने। द नेक्स्ट इज ड्रिप इरिगेशन इन विच वाटर इज डिलीवर्ड डायरेक्टली टू द प्लांट रूट थ्रू इमीटर्स, है ना। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, वाटर को डिलीवर्ड किया जाता है डायरेक्टली टू द प्लांट रूट, है ना, प्लांट रूट्स में विद द इमीटर्स, पौधे की जड़ में डायरेक्टली वाटर को पहुंचाना, है ना, बूंद बूंद करके। इमीटर्स मतलब कि बूंदे गिराना, है ना, बूंदों के फॉर्म में इमीटर्स का यूज करके हम लोग कहते हैं पानी की बूंदों को जो है अर्थ सरफेस तक पहुंचाते हैं, उसके रूट्स तक पहुंचाते हैं। तो द टेक्निक यूज्ड इज कॉल्ड द ड्रिप इरिगेशन टेक्निक। द टेक्निक वी यूज्ड दैट इज द ड्रिप इरिगेशन टेक्निक। तो थ्री टेक्निक्स है जिसमें सरफेस इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, दिस आर द थ्री टेक्निक्स वी यूज्ड फॉर द वाटर डिलीवरी सिस्टम, है ना। दिस सिस्टम इंश्योर एफिशिएंट एंड टारगेटेड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, और ये जो सिस्टम होते हैं ये एफिशिएंट और टारगेटेड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होते हैं, है ना। एफिशिएंट वाटर का इसमें यूज होता है और टारगेटेड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जहां पर हमको करना होता है वहां पर हम लोग मोस्टली यूज करते हैं। तो दिस आर द सिस्टम, आप लोगों को याद रखना, ठीक है, आप लोगों को ये चीजें याद है। तो दिस आर द वाटर डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही करते हैं। दिस इज द सफिशिएंट फॉर द लेक्चर नंबर 1, है ना। इस तरीके से हम लोग सारा जो है कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं, आगे चीजों को देखने वाले हैं, है ना। तो आगे आपका और जो चीजें आने वाली तरीके से चीजों की एनर्जी में ये सारी चीजें के बारे में बात करेंगे वन बाय वन, सभी चीजों को हम लोग कवर करेंगे, है ना। मैंने पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था, ठीक है, पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर की हुई है और ये सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो वन बाय वन चीजों को करेंगे। तो बहुत सारा सिलेबस है आप लोग का, सिलेबस इज बहुत वास्ट, है ना। वन बाय वन चीजों करेंगे। थैंक यू, विल मीट ऑन द नेक्स्ट लेक्चर। आई थिंक इसमें क्या रहता है ना, खत्म होते तक हम लोगों को चलना पड़ता है। ओके। यार